असेंबलियां तहलील हुए तकरीबन 36 घंटे गुजर गए हैं, मगर निगरान वजीर आजम की जो तकर्री है उसका मामला अभी तक राजा रियाज साहब ने फैसला नहीं किया कि किसको बनाना है। तो ठीक है। निगरान वजीर आजम की जो तैनाती है उसके लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान आज और कल का दिन बाकी है मुलाकात। अच्छा सॉरी कल क्या बात चल रही थी? इस विजुअल में कल ये बात चल रही थी कि राजा रियाज साहब ऐसे एक्ट करें कि वाकई उनसे पूछा जाता है। ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं करते। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके दरमियान राजा रियाज साहब के दरमियान आपको पता है कि मुलाकात होनी है। गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान जो मुशावरत का पहला दौर हुआ, दोनों जानिब से 3 नाम पेश किए गए, मगर मुशावरत का ये दौर बेनतीजा रहा। आज फिर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत का दूसरा जो के लिए ओवर शुरू हुआ है। उम्मीद है किसी न किसी नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ जो निगरान वजीर आजम के मामले पर इबाम बढ़ता ही चला जा रहा है। 3 दिन पहले साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का नाम मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा था। इसके बाद साबिक सफारतकार जो जलील अब्बास जिलानी, इनका नाम सामने आया था, लेकिन गुज़िश्ता रोज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। जराये के मुताबिक सादिक संजरानी साहब का नाम अपोजिशन लीडर की जानिब से तजवीज़ किया गया है, जिन्हें मजबूत उम्मीदवार भी करार दिया जा रहा है। उधर खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना भी फारिग हो गई है। 19 रुकनी काबीना, 19 अरकान जो थे काबीना के, उन्होंने इस्तीफे निगरान वजीर आला साहब के पास जमा करा दिए। सूबाई निगरान वजीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल के मुताबिक जो वजीर आला हैं, उन्होंने तमाम जो वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन खुसूसी हैं, उन्हें चाय पर मदू किया और चाय पे बुला के कहा कि इस्तीफे दे दें। काबीना के 19 अरकान ने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। 8 अरकान अपने इस्तीफे जल्द जमा कराएंगे और इसकी वजह यह कि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर ये लोग मुलव्विस पाए गए हैं और ऐसा नहीं होता है केयर टेकर सेटअप्स के अंदर। तो खैर जी, दोनों मामलों पर इबाम है और इंतखाबात पे तो इबाम है ही है। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी रहमान अजहर साहब मौजूद हैं। इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन साहब जो कि अटक जेल में बंद हैं, उनके अहलिया बुशरा बीबी ने उनसे मुलाकात की है। 190 मिलियन पाउंड केस में अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की जो दरख्वास्त जमानत है वो खारिज कर दी है और नैब की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया गया है। मतलब जो कहते रहे वो कि एक दफा मैं अंदर गया तो शायद बाहर ना आ पाऊं, लगता है ऐसा मामला हो रहा है उनके साथ। इलेक्शन का बिगल बजते ही दूसरी जानिब जो साइफर का मामला है वो भी एक बार फिर मंजर आम पर आ गया और कल जो अमेरिकन न्यूज वेबसाइट है उसने दावा किया है कि उसने साइफर का मुबैना मतन हासिल कर लिया है। दिस इज हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट और अगर ये मंजर आम पे आता है तो फिर एक और बहुत सीरियस मसला हो सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ। तो दिस इज द सिचुएशन और इस पे हमने सीरियस लेते हैं। रहमान अजहर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच रहमान अजहर, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो सारी सूरत हाल है निगरान सेटअप को लेके 36 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, असेंबलियां तहलील हुए, लेकिन निगरान वजीर आजम का जो कुर्रा है अभी तक किसी के नाम नहीं निकला। ये जो इतनी लंबी मुशावरत हो रही है, क्या हम कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं रहमान? अरबला और इमरान, सुबह खैर और देखने वालों को भी। देखिए, निगरान वजीर आजम का मामला इसलिए लंबा है क्योंकि नामों की जो फहरिस्त है, जो उम्मीदवार हैं जिनके सीवी इस वक्त जो है वो खुद लेकर फिर रहे हैं या जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं या जो उनकी बिहाफ पर जो है वो लेकर फिर रहे हैं, वो फहरिस्त जो है वो बड़ी लंबी है और बड़े ही उम्मीदवार हैं। कुछ लोग इनमें से आप उनको फ्रंट रनर कह लें, लेकिन जो फ्रंट रनर हैं उनके पीछे भी बहुत सारे जो है वो लोग हैं और वो उस उम्मीद में हैं कि फ्रंट रनर के नाम पर जो है वो कोई इत्तेफाक ना हो सके और हो सकता है कि उनका जो है वो कोई ना कोई काम में सबके जो है वो बीच बन जाए। वैसे तो मुस्लिम लीग नून के भी जो लोग थे, इन सबका यही कहना था कि इत्तेफाक राय हो जाएगा। अब इत्तेफाक राय 2 स्टेजेस पर होना था। एक तो पहले हुकूमत का अपने इत्तेहादियों के साथ जो है वो होना था और फिर जो भी है, राजा रियाज साहब हमारे अपोजिशन लीडर तो हैं, तो राजा रियाज साहब और वजीर आजम के दरमियान इत्तेफाक राय होना था। ये मरहला मैं देखने वालों को भी बता दूं, क्योंकि अगर यहाँ पर ना तय हो फिर एक कमेटी के पास जाएगा और फिर अगर कमेटी भी तय ना कर सके तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन पे जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन जिसे चाहता है अपॉइंट कर देता है। जिस तरह से मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर जो है वो हुआ था और ये नाम जब सारे इलेक्शन कमीशन के पास गए थे तो पंजाब में जिस तरह से तकर्रुर हुआ था मोहसिन नकवी का, वो उसी तरह से हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो है वो हो सकता है कि 14 अगस्त को जो जश्न आज़ादी का जो परचम लहराना है वो मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ही लटकाएं। इस बात का
बड़ा कवी इम्कान है। और आज भी हालांकि मैचेस होनी है और कल भी होनी है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि इस बात का ये ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा ना हुआ तो इसका मतलब है कि मामला जो है वो कमेटी तक भी जा सकता है और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन तक भी जा सकता है। अच्छा अच्छा रहमान, आपने वो फ्रंट रनर का जिक्र किया, तो दौड़े तो आप भी बड़ा तजर्बा रखते हैं, बड़ी महारत रखते हैं, तो आपको पता है कि इसमें टेक्निकली क्या क्या चाहिए होता है। आपके ख्याल में ये जो फ्रंट रनर्स हैं समहाउ ये क्या उस टेक्निक के साथ दौड़ रहे हैं और क्या ट्रैक फेवरेबल है? क्योंकि ट्रैक का फेवरेबल होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, आपकी ट्रेनिंग के मुताबिक या आपकी तैयारी के मुताबिक। तो ज्यादा ट्रैक फेवरेबल किसके लिए लग रहा है? पहला सवाल का हिस्सा है। और इसके साथ ही चूंकि आपने खुद जिक्र भी कर दिया मोहसिन नकवी साहब वाली तकर्रुरी का, तो क्या किसी लॉजिक या मंतक के तहत ये मामला इलेक्शन कमीशन में आपको जाता नजर आता है? किसी ऐसी शख्सियत का इंतखाब हो जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए तो वो इंतखाब फिर एक इदारा ही करे बजाय इसके कि दो अशखास करें या प्राइम मिनिस्टर करें, ऐसा कुछ नजर आता है आपको? देखिए, पहले दो चीजें, अभी आपने वो ट्रैक वाली बात की, तो ट्रैक वाली बात का तो जवाब ये है कि ट्रैक तो जो है वो सबके लिए जो है वो सेम है, लेकिन जो ट्रैक में दौड़ाने वाले हैं जिनके नाम हैं, जिनके पीछे वो जिन नामों के पीछे जो है वो हर कोई अपने अपने घोड़े को जो है वो आगे लाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और शायद इसी वजह से ये मसला इस वक्त वो अटका हुआ है। और जो दूसरी बात आपने पूछी उसका भी जवाब इसी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, ये कोशिश जरूर है हुकूमती जमात की, एक तो हुकूमती जमातें भी बहुत सारी हैं, तो मुस्लिम लीग नून की कोशिश ये है कि उनका जो तजवीज़ करदा शख्स है वो आए, और ऐसा मालूम होता है कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि कोई सियासतदान जो है वो इस पर सामने आए। उसमें बलूचिस्तान से भी कुछ नामों का जिक्र हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि वो उनके फेवरेट हैं। और फिर कुछ ऐसे भी नाम थे, कुछ साबिक ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम इसमें आ रहा था, और जिस तरह से फवाद हसन फवाद हैं उनका भी नाम इसी वजह से इसमें गर्दिश कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल थोड़ी सी जरा मुख्तलिफ है। कुछ और भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसा जो है वो शख्स होना चाहिए जो मईशत के मामलात को संभाल सके और मौशी मामलात को चला सके। क्योंकि ये देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है वो जुड़ी हुई है इस वक्त हमारी जो सियासत है उसके साथ। और आपने देखा होगा कि निगरान हुकूमत के आने से कुछ अर्सा पहले जो ये जो आखिरी दिनों में कानून साजी हुई है, उसमें बड़ी अहम कानून साजी वो थी जो निगरान हुकूमत के मौशी इख्तियारात के हवाले से थी। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तैयारी हो चुकी है कि ये मामलात निगरान हुकूमत के ये लंबे भी चल सकते हैं। जब ये लंबे चलेंगे तो फिर IMF के साथ भी आपको मामलात चलाने हैं, मौशी मामलात वैसे भी ओवरऑल संभालने हैं। तो कोई ऐसा शख्स आना चाहिए जो मौशी मामलात को चला बेहतर तौर पे समझ सके। अच्छा रहमान, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करी, मैं चाह रही हूँ इस सवाल का भी आप साथ साथ जवाब दे दें। जो साइफर वाला मामला है एक बार फिर मंजरे आम पर आया है। एक अमेरिकन वेबसाइट ने मुबैना जो मतन है इसका साइफर का, उसको अपलोड करने का दावा किया है। अब ऑब्वियसली तमाम शक शुबहात एक ही शख्सियत पे जाते हैं, वो साबिक वजीर आजम है। अब क्या मजीद मुश्किलात हो सकती हैं? जिस तरह अभी हम देख रहे थे कि उनके केसेस भी दोबारा से, जो नैब को भी गिरफ्तारी का इख्तियार दिया गया है दोबारा से, और 190 मिलियन पाउंड का जो तोशा खाना है वो उस वाले केस में। सो हाउ डू यू सी कि ये जो मुश्किलात हैं दिन ब दिन मजीद बढ़ती चली जाएंगी या कहीं कमी होने का भी इम्कान नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है ऐसा लगता है कि ये मुश्किलात आने वाले दिनों में ज्यादा हो जाएंगी अमला। और उनकी एक तो वजह ये है क्योंकि अभी वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, कस्टडी के अंदर हैं। और ये देखिए, तोशा खाना के फैसले के ऊपर वैसे बहुत सारे एतराज़ात हैं, बहुत प्रोसीजरल नुक्ते उनकी वकला की टीम की तरफ से उठाए गए हैं। लेकिन तोशा खाना में जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो इसकी वजह से ये कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि उनके जो दीगर केसेस हैं, जिस तरह से अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस है 190 मिलियन वाला, और साइफर के हवाले से तहकीकात कर रही हैं, और भी उनके 9 मई के वाक़यात के हवाले से केसेस हैं। तो हो सकता है कि जो पहले कार्रवाई रुकी हुई थी इस वजह से कि वो पेश नहीं हो रहे थे,
या उनकी कानूनी टीम जो थी वो अदालतों में उनके केसेस का दिफा कर रही थी, तो वो जो सारे दूसरे केसेस हैं वो अब स्पीड अप हो जाएंगे। उन पर जो है वो इस गिरफ्तारी का असर पड़ेगा। तो अगर उन्हें तोशाखाना वाले मामले के अंदर अगर महीने, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी वो कामयाब होते हैं, उन्हें रिलीफ मिल भी जाता है, लेकिन ये जो दरमियान का अरसा होगा, ये दौरानिया होगा, इस दौरानिए में ये तमाम केसेस, इनमें जो प्रोसीजरल इश्यूज से उनमें जो है वो तेजी आ जाएगी। क्योंकि याद रखिए कि ये भी तोशाखाना वाला मामले के ऊपर भी उनका फर्द जुर्म जब आयद हुई थी, तो वो पहली जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 8-9 मई के दरमियान, तो वो फर्द जुर्म उसी में आयद हुई थी। और तो उसी ये जो रहमान बढ़ती मुश्किल है, ये क्या सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के लिए है या उनके साथ वाबस्ता किसी और अहम शख्सियत के लिए भी? मेरा इशारा उनके एहलिया की तरफ है। क्या ये मुश्किलात और ये नैब का दायरा वहां तक भी जा सकता है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में तो उनका भी नाम है? देखिए, ऐसा मुमकिन हो सकता है, क्योंकि केस जो है वो उसमें तो वो शामिल हैं। तो जब फैसला कोई अगर ऐसा आता है, एडवर्स जिनको हम कहते हैं डिसीजन आती है, तो उसमें हो सकता है कि उनके हवाले से भी कोई फैसला है। क्योंकि पनामा में भी जो बुनियादी तौर पर केस था वो तो मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट था, लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर फिर कैप्टन सफदर को भी सजा हुई और मरीम नवाज को भी हुई। लेकिन ये आने वाले दिनों में देखना होगा इस पर क्या होता है। लेकिन आपने जिक्र कर दिया मरीम नवाज का, तो अपनी पार्टी की मर्चेंडाइज लॉन्च करती नजर आती हैं, लेकिन ट्विटर पे कम एक्टिव नजर आती हैं, इमरान खान पे कम तनकीद करती नजर आती हैं, और इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा सा बैकफुट पे खेल रही हैं, ऐसा फील होता है हमें। आपकी चूंकि आपके शो की नौयत ऐसी है कि आपकी जो कलीदी लीडरशिप है उससे मुलाकात भी होती है, बात भी होती है। एक तो इसके पीछे क्या राज है, और क्या वो कनेक्शन जिसकी तलाश में बिलावल भुट्टो निकले हैं? उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हमें जरदारी या नवाज शरीफ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करनी है, अगर मैंने और मरियम ने सियासत करनी है। तो क्या मरियम और बिलावल इस वक्त उस कनेक्शन की तलाश में है जो वो जोड़ सकें पाकिस्तान की 70% यूथ के साथ, जिसका बड़ा रोल होगा आइंदा वजीर आजम बनाने में, या फिर कुछ और है? और जिसके लिए वो मग भी मर्चेंडाइज कर रही है। मेरा ख्याल है कि यूथ के साथ जारी बात है, इनको तो कनेक्ट करना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में अब इतनी बड़ी नौजवानों की तादाद है, वो नौजवानों की तादाद बहुत सियासी सोच भी रखती है, पॉलिटिकल भी है। तो वो क्या चाहे तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, सब जमातों को ये मालूम है कि अगर आगे चलना है तो अब अपने आप को बदलना होगा। लेकिन जहाँ तक आपने मरीम नवाज की बात की, तो क्योंकि इमरान अभी इलेक्शन एज सच होते हुए नजर नहीं आ रहे, ये बात क्या उसे कहते हैं, नविश्ता दीवार है कि इलेक्शन कुछ माह आगे जा रहे हैं और कुछ माह से भी और भी आगे जा सकते हैं। तो ये उस वक्त कैंपेन करना चाहती हैं जब आप ये कह रहे हैं कि जितना कुछ माह आगे जा रहे हैं उनसे भी कुछ माह आगे जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए, ये हालात के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग इस पर कहते थे कि कोई सूरत ही नजर नहीं आती कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते, लेकिन दो बड़ी अहम तब्दीलियां हुई हैं। एक, आपको मालूम है कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना अब इलेक्शन कमीशन का काम है, और दूसरा ये मरदमशुमारी वाला मामला, इसमें कितना वक्त लगता है, कब मुकम्मल होती है, तो ये इसका इन्हिसार भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। लेकिन मेरा ख्याल है मरीम नवाज उस वक्त एक्टिव होंगी जब मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज का क्योंकि बयानिया और जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो एक दूसरे से मिलता है, तो शायद ये चाह रहे हैं कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आए तभी। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, उसके बाद अमरा यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मेरा सवाल शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, एज प्राइम मिनिस्टर, अगर आप मुझसे खुद भी पूछें पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म होने की हैसियत से, तो मैंने हमेशा ये कहा कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अच्छा रोल उनको मिलना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर भी बने, वी हैड रियली हाई होप्स रहमान। जो मुआशी मुश्किलात हैं वो अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद हमें ये लगा कि शहबाज शरीफ साहब कुछ ऐसी कलीदी चेंजेस करेंगे, चीज़ें करेंगे जिससे शायद वो निज़ाम हुकूमत में प्रूव कर दें इस कम अरसे के अंदर भी कि एक
जो केपेबल आदमी है वो चेंज कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। मां सिवाय इसके कि कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए जो इससे पहले नहीं हुए थे, या कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करके मुकम्मल किए इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उन सबका ताल्लुक सड़कों और पुलों से ही था, कोई कलीदी काम नहीं कर पाए वो। आप बीइंग प्राइम मिनिस्टर कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? क्या वो ऐसी रही कि एक बार फिर वो एज फ्लैग कैरियर PMLN के वोटर को पुल कर पाएंगे कि आए मेरे लिए वोट करें बिकॉज आई एम द परफॉर्मर? देखिए, शहबाज शरीफ को जो हुकूमत मिली थी उसके अंदर 2-3 बहुत बड़े उनके हैंडीकैप थे। उनमें सबसे बड़ा जो हैंडीकैप था वो ये था कि ये तो 12-13 जमातों की हुकूमत है और इतने बड़े कोलेशन के साथ कोई भी हुकूमत चलाना मुश्किल होता है। हम यही देखते हैं कि इसी वजह से के दिनों में बड़े मसरूफ रहे। कभी MKM नाराज हो रही थी उनसे, कभी जो है वो ये छोटी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा होते हैं। बलूचिस्तान के जो पॉलिटिशियन थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो एक तो मेरा ख्याल है उनको वहाँ पर बड़ा टफ टाइम मिला है। दूसरा, मौशी हालात ऐसे थे कि उन मौशी हालात में आप को बहुत बड़ा जो है वो मार्का नहीं कर सकते। PMLN का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स आपको मालूम है, ये है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं। वो जो है वो मेट्रोज, उनका ये कहना है कि वो मेट्रोज बनाएंगे और इस तरह के प्रोजेक्ट। तो मईशत की हालत ऐसी थी कि इसकी भी इजाज़त उनको नहीं थी। तीसरी चीज़ इसके अंदर आप देखिए कि फिर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, ये तो 9 मई के वाक़यात के बाद कुछ थोड़ा ठहराव आया है, लेकिन अगर आप उससे पहले देखें तो अप्रैल से 2022 से मई 2023 तक की जो सियासत थी वो पाकिस्तान की शायद कभी हमने इतनी हंगामा खेज सियासत नहीं देखी, और जिसमें 2-3 माह पहले उनके इलेक्शन के अंदर जो है वो निकल गए। पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, उसका भी रिजल्ट उनके लिए अच्छा नहीं आया। तो ये 3 बड़े हैंडीकैप शहबाज शरीफ की हुकूमत के थे। और एक चीज अलबत्ता वो जरूर जो IMF के साथ मुआहदा था वो कराने में वो जरूर कामयाब हुए हैं, क्योंकि ये एक बुनियादी टास्क समझा जा रहा था कि अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत में क्या आई है। ये था कि उनका एक बहुत बड़ा टास्क IMF के साथ इन मामलात को कंक्लूड करना था, जो वो जाते जाते करने में कामयाब हो गए। इन द एंड आज फिर निगरान वजीर आजम के हवाले से मुशावरत होनी है। सादिक संजरानी का नाम भी रहमान अजहर इसमें बहुत ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है, कल से ही ये हमें सुनने को मिल रहा है। तो क्या वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं आपको निगरान वजीर आजम के लिए? अब मैंने कहा कि ये बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल फेवरेट रहमान ये लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त जो है वो ये नाम कोई ऐसा शख्स जरूर हो सकता है जिसका ताल्लुक फाइनेंस से हो, मईशत से हो, मगर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपका पर्सनल फेवरेट नाम कौन सा है इसमें, अगर लेट्स सपोज आपकी चॉइस पूछी जाए? आई मीन द पर्सन यू थिंक ये बेहतर नाम है। मेरा ख्याल है मेरा फेवरेट वही होगा जो आए, साफ और शफाफ इंतखाबात करा है, उसके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए। ये बड़ा सियासी सा जवाब है। आपने वेल लेफ्ट कर दिया इसको। थैंक यू वेरी मच रहमान फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। थैंक यू। रहमान हमारे सीनियर एंकर पर्सन साहब ही हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा जी सियासी सूरत हाल पर अपना तज्जिया दे रहे थे, और जो निगरान वजीर आजम का नाम है इस पे हम सब बहुत कंफ्यूज हैं। अब देखते हैं जी क्या होता है। वैसे मैं ये सोच रही हूँ क्या निगरान वजीर आजम को खुद भी पता है कि वो निगरान वजीर, लेकिन मेरी जो सोचें वो राजा रियाज साहब से हट नहीं रही है कि